हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो होते हैं वो किस तरीके से हम उसको पहचानते हैं। तो सबसे पहले आप पहचान समझ लीजिए इसकी क्या होती है। जिस वाक्य के लास्ट में गा गी गे अर्थात भविष्य काल में किसी अनिश्चित कार्य का होना बतलाया जाएगा, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो एक एक करके आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इकट्ठा बता दिया जाएगा तो फिर वो समझ में नहीं आता जो समझ में आना चाहिए। चलिए तो हेडिंग करिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस से मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। चलिए साधारण वाक्य यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य का अनुवाद किस तरीके से करते हैं, तो थोड़ा से आपको स्ट्रक्चर इसका समझना होगा, यानी संरचना सूत्र अर्थात अनुवाद किस तरीके से लगाना है, ये बातें आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको शैल या विल का प्रयोग करना है। शैल या विल का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट यदि है तो है, अगर ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर कोई और शब्द बचता है तो अदर वर्ड के रूप में नहीं, अन्य शब्द के रूप में उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। और एग्जाम्पल देखने से पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का प्रयोग करेंगे तो ऊपर किसके साथ शैल किसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो कॉपी कलम उठाओ और लिख लीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी एक वचन और बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब आप आसानी से भी याद कर सकते हैं कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। ठीक है, क्लियर। चलिए जैसे दिया है वह फिल्म देखने शहर जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या है, गागी गे। ठीक है, गागी गे। या फिर आप अपने अर्थ में अपने शब्दों में समझ सकते हैं कि किसी भी भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में किसी भी कार्य का अनिश्चित होना बताया जाए। ठीक है, जैसे वह फिल्म देखने शहर जाएगा, तो वह फिल्म देखने शहर जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कब तक जाएगा और जाएगा तो वहाँ कब तक रहेगा। ठीक है, अनिश्चित है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरह के वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। चलिए देख रहे हैं आप, जैसे वाक्य दिया है कि वह फिल्म देखने शहर जाएगा, तो आप इसमें ये नहीं समझ पाते कि ये है कि ये है, जैसे वह फिल्म पता नहीं यही हो शायद, है ना। सब्जेक्ट कौन है, ये है कि ये है। तो आप थोड़ा सा लास्ट वाले कुछ शब्दों से सहायता से उनकी पूछ सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप वाक्य से ही पूछिए, ये खुद बताएगा आपको। जैसे देखिए पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। कौन जाएगा, तो पूछने का तरीका भी पता हो। कौन या किसने लगा के पूछेंगे तो सब्जेक्ट बताएगा, क्या कर लगा के पूछेंगे तो वर्ब बताएगा, और क्या लगा के पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट बताएगा। इतना इंपॉर्टेंट आप अगर सीख लेते, बाकी जो बचता है ऑब्जेक्ट के बाद यानी वर्ब के बाद लिख ही देते हैं। ठीक है, तो कौन जाएगा वहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ है। वहाँ की मीनिंग क्या होगा, ही। तो ही के साथ शैल लगाएंगे विल। अभी आपको हमने क्या बताया कि शैल और आई और वी के साथ शैल ही का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। इसका मतलब यहाँ पे काहे का प्रयोग हो जाएगा, विल। तो सब्जेक्ट हमने लिखा, शैल विल में से कोई एक लिखा। फिर उसके बाद अब इसी से पूछेंगे, वर्ब ये है कि ये है, ये है, तो पूछे वह क्या करेगा, जाएगा। तो वर्ब क्या है, जाना। अब क्या करने, यानी क्या करने के लिए जाएगा, देखने। क्या देखने, फिल्म। तो यहाँ देखने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब कोई चलचित्र देखते हैं तो देखने की मीनिंग वॉच होती है। ठीक है, और प्रकृति की कोई चीज ऐसे देखी जाती है तो वापस ही होता है। तो यहाँ पे टू वॉच है, क्या, फिल्म है। क्या दिक्कत है, एकदम आराम। वह फिल्म देखने जाएगा। चलिए दूसरा थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि दिया है जैसे मैं कल
आगरा जाऊंगा, तो कौन जाएगा? मैं। आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल। तो क्लियर, शैल किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। आई शैल जाऊंगा, जाने की मीनिंग क्या होगी? गो। कहाँ जाऊंगा? आगरा। तो यहाँ पर जब कहीं पर हम ऐड होते हैं तो उससे पहले क्या लगता है? टू का प्रयोग। तो इस तरीके से गो टू आगरा। कब? कल। तो कल, तो बीते हुए कल को यस्टरडे और आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं? टुमारो। क्या होता है? टुमारो। ठीक, इस तरीके से आप अनुवाद कर सकते हैं। एक चीज आपको और इसमें बता दें, यदि मान लीजिए कोई कार्य अवश्य ही करने की अगर बातें आती है, यानी बाध्यता वाली बात है, फोर्स वाली बात है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, हम लोग मैच अवश्य खेलेंगे। क्या है? खेलेंगे। तो हम लोग मैच अवश्य खेलेंगे, है ना, अवश्य खेलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ बता दें, यदि अवश्य ही के यानी बोल दिया गया हम लोग मैच अवश्य खेलेंगे यानी अवश्य ही खेलेंगे, तो यहाँ पर देखिए जोर दिया जा रहा है कि अवश्य ही खेलेंगे, या किसी को मजबूर करेगा अवश्य ही जाएगा, है ना, बाध्यता प्रकट कर, यानी कहने का मतलब अपने अर्थों में ये भी समझ सकते हो कि अगर कोई कार्य अवश्य ही के अर्थ में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यदि वाक्य अवश्य ही के अर्थ में होगा, तब वहाँ पर याद रखना, तब आपको ये याद रखना है कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के मतलब सभी एक वचन बहुवचन सब्जेक्ट साथ है शैल का प्रयोग, यानी बिल्कुल ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखा ये दो एग्जाम्पल। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग का हम यानी वी के अनुसार क्या लगता है? शैल ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर अवश्य ही बोल दिया जाए कि हम लोग अवश्य ही मैच खेलेंगे। अगर ये होता है कि हम लोग मैच खेलेंगे तो भी शैल होता, लेकिन अवश्य ही खेलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ शैल लगना होगा वहाँ पे विल का प्रयोग, और जहाँ पे विल लगना होगा वहाँ पे शैल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल क्या करेंगे? खेलेंगे। तो यहाँ पे खेलने की मीनिंग क्या हो गया? वही स्ट्रक्चर वही रहेगा, संरचना सूत्र, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। बस फर्क इतना है कि अवश्य ही यानी जोर देकर अगर कोई चीज़ें बोला जाए, है ना, फोर्स करके अगर बोला जा रहा है, तब याद रखना आई और वी के साथ विल लगेगा। तो आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, अब शैल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वी विल प्ले क्या खेलेंगे? मैच है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द मैच। अब आप सोच रहे हैं कि अवश्य, अवश्य की ही मीनिंग यहाँ जो होगी या अवश्य की मीनिंग होगी उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसके अनुसार यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की शैल और विल, उसका सिर्फ परिवर्तन हो जाता है। बस जहाँ पे शैल लगना होगा वहाँ पे विल, जहाँ पे विल लगना होगा वहाँ पे शैल। इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होता है, अर्थात निगेटिव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो उसका अनुवाद किस तरीके से करते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इसके बाद शैल या विल का प्रयोग करना होगा, फिर इसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिस तरीके से है उसी तरीके से लिख देना होता। ठीक है, जैसे आप अफर्मेटिव में भी देखे हैं। और इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो ठीक है, अदर वर्ड आता है तो ठीक है, अन्यथा जितना जो शब्द मिलेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? वह का मतलब ही, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? अभी आपको जस्ट बताया कि आई और वी के साथ शैल लगेगा नहीं, बाकी सभी के साथ विल। और अगर फोर्स करता है अवश्य ही अगर आपको दिख रहा है तब वहाँ पे उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल। अब आप देख रहे हैं अपने तरीके से भी समझ सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में यदि नहीं शब्द आता है तो अनुवाद करते समय शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि शैल और विल के बाद क्या हो जाता है? नॉट, अर्थात यहाँ पे विल के बाद नॉट। क्या करे? जाएगा। तो जाने की मीनिंग क्या होती है? गो। क्या जाएगा? नहीं पता, लेकिन कहाँ जाएगा? विद्यालय। जब किसी स्थान पर हम ऐड होते हैं
तब आप याद रखेंगे उससे पहले टू का प्रयोग। तो हो जाएगा गो टू स्कूल, कब? आज, टुडे। इस तरीके से आप इसका निगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आया मैं ताज नहीं देखूंगा, मैं ताज नहीं देखूंगा। अब देखिए यहाँ पे कौन है, देखिए मैं, आई के साथ क्या हो जाएगा? सैल। तो आई सैल, नहीं शब्द क्या हो जाएगा? नॉट। एकदम सिंपल है, सैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव आता है तो कोई झंझट नहीं, सब कुछ सेम वैसे ही होता है, सिर्फ सैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आई सैल नॉट, देखने की मीनिंग क्या हो जाती है यहाँ पे? सी। ठीक है, क्या देखने की बात है? ताज, इसलिए यहाँ पे द ताज। अच्छा, प्रसिद्ध इमारत का नाम हो या प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम हो तो उससे पहले द का प्रयोग होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस समझा। अब आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम पढ़ेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्रकार से होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव के यस या नो टाइप क्वेश्चन का अनुवाद सीखेंगे। किस तरीके से? थोड़ा से हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जब तक संरचना सूत्र आप नहीं समझेंगे तब तक अनुवाद करने में मजा नहीं आता है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आता है अन्य शब्द तो लिख देते, लेकिन याद रहे इस बात, क्या याद रहे? ये बात याद रहे कि लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क ही होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आया, क्या माली आज फूल तोड़ेगा, है ना? क्या आज माली फूल तोड़ेगा? तो आपको बता दें, अपने तरीके से भी समझ सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यदि क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर उसके स्थान पर शैल या विल का प्रयोग करते हुए अनुवाद लिख देते हैं, अर्थात कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी व्हाट मत लिख देना, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? शैल या विल, लेकिन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसको थोड़ा सा हाइड करके पढ़िए कि कौन फूल तोड़ेगा? माली। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? माली। तो माली यहाँ पर देखिए एक वचन है, इसलिए एक वचन के अनुसार या बहुवचन के अनुसार कुछ भी हो, सिर्फ इतना याद रहे कि आई अर्थात मैं, वी मतलब हम। ठीक है, अर्थात आई और वी आएगा तभी आपको सही लगाना, बाकी सबके साथ विल, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल। विल और शैल में से कोई एक हमने लिखा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? माली। तो क्या हो जाएगा? विल द गार्डनर। ठीक है, यानी गार्डन, बगीचे का रखवाली करने वाला, अर्थात गार्डनर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? माली की मीनिंग। इसके बाद क्या कर रहा होगा? तोड़ेगा। तोड़ने की मीनिंग क्या होता है? प्लग। यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी? प्लग। एक चीज आपको बता दें, कोई चीज अगर तोड़कर यूज करने के लिए हम करते हैं, यानी कोई चीज अगर हम तोड़ते हैं यूज करने के लिए, तब तो प्लग होता है। अगर कोई चीज तोड़ दिया, जैसे मान लो कुर्सी, मेज, पलंग, तखत, कुछ हो भी अगर तोड़ दिया तो वो क्या हो गया? नुकसान हो गया, है ना? तब वहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। लेकिन कोई चीज़ जैसे फल है, फ्रूट है, कुछ भी तोड़ करके हम लाते हैं ना, जैसे फूल तोड़ते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा, है ना? तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लग। तोड़ने की मीनिंग क्या हो जाएगा? प्लग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लग। क्या तोड़ने की बात हो रही है? फूल। तो प्लग है फ्लावर से, और यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में क्या दिया है? आज। तो इसकी मीनिंग क्या लिख देंगे? टुडे। ठीक है, तो क्या माली आज फूल तोड़ेगा। अगर मान लीजिए कभी बाय द वे इंट्रोगेटिव ही निगेटिव आ जाए, तो आपको हमने पिछले वाले भी वीडियो में पढ़ाया, इससे कई जगह हमने आपको बताया कि कभी भी इंट्रोगेटिव का निगेटिव दे दे तो एक ही बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, क्या? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बस। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आया, मैं अंग्रेजी मान लीजिए क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा। क्या मैं अंग्रेजी
नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, शैल, और इसके बाद फिर देखिए शैल विल में से कोई एक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट कौन नहीं पढ़ेगा, माई, मतलब आई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, नहीं शब्द है, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ गया। तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना है, सब्जेक्ट के बाद सीधा सीधा नॉट का प्रयोग कर देना बस, ठीक है। तो शैल आई नॉट है, क्या है, पढ़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी, रीड। अब क्या पढ़ने के बाद, इंग्लिश, विषय का नाम है तो यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल में होगा, ठीक है। तो रीड इंग्लिश, क्या प्रॉब्लम है, एकदम आसान, ठीक है। देख रहे हैं आप, शैल सब्जेक्ट लिखा, फिर नहीं शब्द आया तो नॉट लगाया, फिर वर्ब आपका है, ये सब कुछ वही है, सिर्फ फर्क इतना है कि अगर निगेटिव में होगा तो नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप क्वेश्चन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन। आइए समझते हैं किस तरीके से इसका अनुवाद किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दी, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, सिर्फ कौन प्रश्नवाचक शब्द को छोड़ करके, तो अनुवाद करते समय आपको उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना होता है। फिर इसके बाद है शैल या विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हुए सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अगर बच जाता है तो अदर वर्ड के रूप में कोई शब्द लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी संरचना सूत्र तैयार हो जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कौन प्रश्नवाचक शब्द को छोड़ करके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर शैल या विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया, मेरे पिताजी कल ऑफिस क्यों जाएंगे, है ना। तो कौन जाएंगे, मेरे पिताजी, ये तो ठीक है, सब्जेक्ट है, पता है, वो तो आपको अब आने लगा, आप आराम से पूछ सकते हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि करेंगे क्या सबसे पहले। देखिए इसको पहचाने, हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फिर इसके बाद देखिए कि इसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आज प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है क्या, ये है ना। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो वाई, क्योंकि मीनिंग क्या होती है, वाई। फिर इसके बाद शैल और विल किसके अनुसार होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो कौन जाएगा, मेरे पिताजी, मतलब सीधी सी बात है, आई वी के साथ शैल नहीं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल, सब्जेक्ट क्या है, माय फादर। इसके बाद मेरे पिताजी करेंगे क्या, जाएंगे, क्या जाएंगे पता नहीं, लेकिन कहाँ जाएंगे, ऑफिस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू ऑफिस, ठीक है। अब अदर वर्ड के रूप में क्या है, कल, तो आने वाला कल का क्या होता है, टुमारो। इस तरीके से अनुवाद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात अपने अर्थ में अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। यदि कब कब कैसे कहाँ क्या आज प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हुए ये यस या नो टाइप क्वेश्चन की तरह अनुवाद कर देते हैं। यदि आपने यस या नो टाइप क्वेश्चन बेहतर पढ़ा तब ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ आपको और बता दें कि कौन प्रश्नवाचक शब्द आएगा तब क्यों इस तरह अनुवाद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पे आपको बता दें, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में कौन प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हु हम किसके स्थान पर लिखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं। इसमें कोई शंका और संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रहे अगर हु प्रश्नवाचक शब्द है तो वाक्य पूरा का होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही होगा, ठीक है। तरीके भले हो, मार्ग कुछ और हो, बात दूसरी है। तो आपने ये देखा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से तैयार हुआ कि यदि कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी किसकी जगह पर लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हुए अफर्मेटिव की तरह कर देते हैं। अब रही बात यहाँ पे शैल विल, आप देख रहे होंगे कि यहाँ शैल नहीं विल अकेला, तो आपको बता दें हु जो शब्द होता है वो एक वचन के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, एक वचन के अर्थ में होता है। इसलिए यहाँ पर नियमानुसार आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी एक वचन बहुवचन सभी के साथ विल लगता है, इसलिए यहाँ पे विल ही रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाएगा, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाएगा। तो ये कौन प्रश्नवाचक शब्द है। अगर आप सोच रहे हैं इसका अनुवाद इस तरह कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर इसकी जगह लिखेंगे शैल विल लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ पाएंगे,
क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। कौन प्रश्नवाचक शब्द जिस वाक्य में लगा होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि यह सब्जेक्ट है तो ये आपकी भूल है। यहाँ शुरू में दिखने वाले सब्जेक्ट तरह जो शब्द होते हैं वो सदैव ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हु किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। और इसके बाद एकदम 102% इसके साथ विल ही लगेगा। अब क्या करेंगे? पढ़ाएगा। पढ़ाने की मीनिंग क्या हो जाती है? टीच। क्या हो जाएगा? टीच। क्या पढ़ाएगा? हिंदी। किसे पढ़ाएगा? तुम्हें। तो आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो मतलब आई यू वी दे जो भी होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। ये इसको अगर हम सीधा सीधा लिख देते हैं तो ये इस तरीके से यू हिंदी हो जाएगा, ठीक है। यू हिंदी। अगर मान लीजिए बाय द वे कभी आपसे अगर ऐसे भी हो जाता है कि आप इतनी दूर लगा लिए और इसके बाद आपने ये देखा कि सर ने कहा था कि कब कौन लगाओ तो सब्जेक्ट बोलता है, क्या कर लगाते हैं दोबारा बोलता है, और क्या लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट बोलता है। तो मान लो आपने इस तरह कुछ कर लिया कि क्या है ना, जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाएगा, आपने इसको लिखा और इसको लिखा, इसको लिखा, इसके बाद देखा क्या पढ़ाएगा? हिंदी। मान लो पहले आपने ये लिख लिया, ठीक है। सजीव या निर्जीव जो भी चीज़ें होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। आपने हिंदी लिख लिया। अब बचा ये इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट वाला कभी भी अगर ऐसे हो जाए, अपने अर्थ में समझिए कि ये कभी ऐसे लिख जाए, तब याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू। किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ जैसे आई यू बी दे या आई यू बी दे ही सी, इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा तब, अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आज सबसे बेहतर पढ़ने का प्रयास किया। वीडियो पर आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।